गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो? हाँ फाइन। आप कैसे हो मैम? बस ठीक। तो बहुत ही अच्छा मैम, आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम से बहुत लोग परेशान हैं। और पर्सनली मेरा भी इस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस रहा है। और लोगों को मैंने अभी भी बहुत से रिसेंटली मेरे जानने वाले रिलेटिव उनका भी कॉल आ रहा है, ये हुआ था उसके बाद से ऐसे ऐसे सिम्टम रह रहे हैं, उसके बाद क्या मेडिसिन दिया जाए। तो ये अभी के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, एकदम गरम टॉपिक वो है। बहुत हॉट हाँ। टॉपिक है। हाँ, हॉट टॉपिक है। अब बहुत परेशान है लोग इस चीज से, हम्म। क्योंकि ये जो सिम्टम आ रहा है एलोपैथिक के पास वो ट्रीटमेंट नहीं, वो क्या दे? ना बैक्टीरिया हम्म। है ना वायरल है, कुछ है नहीं, तो बेचारे के पास मेडिसिन नहीं। अब ये सिम्टम पे वो क्या देंगे? तो इसलिए ज्यादा हम्म। लोग प्रेफर कर रहे हैं, होम्योपैथिक के पास आ रहे हैं कि हमको इस चीज से आप रिलीफ दीजिए। तो मैम आप हम्म। स्टार्ट करिए, आज आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इस चीज से। हाँ, मैं एक्चुअली जब तुमने जो कॉल किया, मैं इसी सब चीज के बारे में सोच रही थी कि ये जो कोविड की जैसे आंधी सी आई है, चाहे ये एक डिजीज थी या नहीं थी, इसने पूरी पॉपुलेशन को एक बहुत ही अलग तरीके से हर्ट कर दिया है। कुछ लोग तो सच में बीमार हुए, ठीक है। तो वो उनको साइड इफेक्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयां खा ली कि वो जानते ही नहीं है कि कौन सा ऑर्गन उनका हर्ट कर गया और उसका क्या क्या रिजल्ट आ रहा है और वो अब क्या करें। कुछ लोग इससे मेंटली बिल्कुल हरास हो चुके हैं, बुरा हाल है, उनके घर में डेथ्स हो गई, तो उसकी वजह से उनकी मतलब कि इमोशनली इंड्यूस्ड ऐसी इन्फ्लामेशंस बॉडी में आ गई हैं, ऐसे स्वेलिंग्स बॉडी में आ गई हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड है, ना जिसका सिर है ना पैर है, ना कोई टेस्ट में आ रहा है ना कुछ आ रहा है, लेकिन वो लोग परेशान है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको तो कि मतलब वो समझ लो कि जैसे कि किसी छत पे एक गुंजल मिल जाए ना मांझे का, कि ये उलझा कहाँ से, पतंग उड़ाने वाले मांझे का, कि ये उलझा कैसे और कैसे नहीं उलझा, गीला होके उलझा या ऐसे गांठ हुई ऐसे उलझा, ऐसे उनकी लाइफ हुई हुई है। और वो लोग यंग लोग हैं और उनको पता नहीं चल रहा क्या दवाई लें, थायराइड की ले लें या बीपी की ले लें, हार्ट की ले लें या किडनी की ले लें। उनको सारी ही बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं। अब कोई भी बीमारी की कोई डायग्नोसिस नहीं है। दे आर फ्लोटिंग इनटू नंबर ऑफ सिंड्रोम्स। कोई फिक्स उनको डायग्नोसिस नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आए मेरे पास, तो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि बहुत सारे लोगों के को स्वेलिंग्स हो गई हैं बॉडी के अंदर, उनका वेट बढ़ गया है, उनकी टांगे, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जिन खंबे जैसी टांगे हो गई हैं, सीधी सीधी, पतले पैर, और उसके ऊपर पूरी स्वेलिंग एकदम यूनिफॉर्म। यंग लेडीज बहुत सारे, और बड़े लोग जिनको डायबिटीज थी उनको तो आ ही गई है। एक एक लेफ्ट लेग बड़ी है और राइट छोटी है। थाइज में बहुत स्वेलिंग है लोगों के, जो लेटने से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। अब ये किसी बीमारी में नहीं आ रहा, उनके कोई टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, हाँ जी सीआरपी बढ़ा हुआ है और पीछे डी डाइमर बहुत बढ़ा हुआ था। तो अब आप इसका क्या इलाज करोगे? अब मैंने भी वो लोग ऑलरेडी पेशेंट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दी हुई थी और भी मेडिसिन देके शायद कोविड की और सब चीजों से निकाला, लेकिन इस चीज में जो वो फंस गए हैं एक अलग से, इसमें से कैसे करें? तो मुझे याद आया कि फिर मैंने बोला कि ज्यादा मुझे और ज्यादा वाइड ना सोच के थोड़ा सा नैरो सोचूं, जो पेशेंट प्रोजेक्ट कर रहा है अभी। तो उसमें सभी के में ऐसे आया वो हार्ट पे लोड है, कॉम्पनसेशन फेलियर हो रहा है हार्ट की तरफ से, उसी की वजह से बॉडी में स्वेलिंग्स है। और सभी लोगों की बीपी पहले से बढ़ी ही हुई है और उनकी पल्स भी डिस्टर्ब्ड है, इरेगुलर है।
और कोई भी एक्सर्शन नहीं कर पा रहा, लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे, तेज तेज चल नहीं पा रहे। मैं तो हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो मुझे काफी लोग दिख रहे हैं जो मेंटली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो इतना थक रहे हैं और सबने पैर दिखाए हैं, वो दिखा रहे हैं, ऐसे दबाते हैं, कह रहे ये देखो गड्ढा हो जाता है, अब थोड़ी देर बाद सही होगा। वैसे सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। थायराइड था, थायराइड की दवाई ले ली, लेकिन स्वेलिंग नहीं जा रही, नींद बहुत आ रही है। तो ये सब देख करके मुझे लगा कि भाई मेडिसिन चलाने के साथ इनके साथ कुछ और भी इनको सपोर्ट देना चाहिए। तो मैंने उसी में ही देखा कि लोग बीपी के लिए बीपी की मेडिसिन खा रहे थे, उसका साइड इफेक्ट हो जा रहा था, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आता, स्वेलिंग नहीं जा रही थी। तो अब वो इतना डर गए हैं इन दवाइयों से कि वो मेरे को कह रहे हैं कि ये भी बोलते हैं और पढ़िए ना, थोड़ा सा कुछ और निकालिए दवाई के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है एक मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ था विथेनिया सोमनीफेरा का, तो मैंने उसको ऐसे ही दे दिया। उसको वीकनेस थी पोस्ट कोविड एंड ही गॉट इम्प्रूव्ड। अश्वगंधा, ठीक है। तो मतलब उसने मुझे बोला, मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने उसे क्या दिया था, क्योंकि मैंने यूज नहीं करना था, मैंने उससे जी वो जी। सैंपल दे दी। उसने बोला आपने इतना बढ़िया मुझे दवाई दी है, अपने वो घर के पास से भी किसी को लेके आया कि ये बेचारा भी टेलर है, इसका हाल खराब है, इसके पाँव में स्वेलिंग है, आप इसको भी कोई दवा दे, मुझे बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या दिया था तुम्हें? मैंने तो वो डब्बी निकाली उसने, मैंने कहा अच्छा इतना फर्क पड़ा उसको उससे। तो फिर मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर के अग्रवाल के साथ जब हम लोग कार्डियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो सर बहुत मदर टिंचर यूज किया करते थे। तो मेरे बहुत सारे नोट्स पड़े थे, तो मैंने उसमें से निकाला, तो बहुत सारी हमारी रेमेडीज में लिखा हुआ है हार्ट कंप्लेंट्स आफ्टर इन्फ्लुएंजा, सीक्वल ऑफ इन्फ्लुएंजा, हार्ट कंप्लेंट्स, swelling post in fever due to anemia after typhoid fevers, हार्ट की जो कॉम्पनसेशन फेल हो जाती है या जो पुअर हार्ट वर्किंग हो जाती है, तो हमारी मेडिसिन तो इसमें बहुत अच्छी वर्क करती हैं। तो मैंने उस हिसाब से वो सारा कुछ मैं पढ़ रही थी जब आपने मुझे किया था फोन। तो मैंने कहा चलो यही बात डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको बहुत लोगों का दिखेगा कि उनको जो है, कईयों को पेट भर पूरा फूल गया है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है, कईयों को ब्राइट्स डिजीज जैसा है, लोग बैठ के सो रहे हैं, लेट सकते ही नहीं है वो, इतना उनको कुछ, उनके लंग्स चेस्ट एक्सरे क्लियर है पर वो लेट नहीं पा रहे हैं। इसको कहते हैं ऑर्थोपनिया ड्यू टू हार्ट कंप्लेंट्स, और वो हमारे कितने क्रिटिकल्स में, कॉन्वल एरिया में, सब में है। तो मैंने सपोर्ट करना शुरू किया लोगों को मदर टिंचर्स के साथ एंड दे स्टार्टेड शोइंग इम्प्रूवमेंट। और क्या कहते हैं, फिर मेरे को किसी ने बताया, मैं किसी को क्रिटिकल्स दे रही थी पोस्ट कोविड, उसका बीपी जो है 135/90 जा रहा था। वो कह रही थी मैडम मैं लो बीपी की पेशेंट हूँ, कि मेरा तो कभी 90 60 70 से ऊपर जाता ही नहीं था, ये नॉर्मल था जिसमें मैं एनर्जेटिक थी, मेरे से इतना बीपी नहीं झेला जा रहा। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं आपकी ये ड्रॉप्स लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ और रेस देती हूँ ना, तो ऐसे मुझे रेस से मिल जाती है और मैं चलना शुरू कर देती हूँ। और मतलब जैसे मैंने बोला, आप दिन में 2 बार लीजिए, 10 बजे सुबह लीजिए एक बार, शाम को 4 बजे लीजिए। तो वो कहते हैं कि तब तक मेरा स्कूटर जो है स्लो हो जाता है और लेते ही ऐसे लगता है कि हाँ सही है। और 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे खुद ही बोला आप कुछ कम कर दें। करते करते मतलब इतने सपोर्ट से उसे बेटर लगा एंड शी स्टार्ट फीलिंग बेटर, और उसकी स्वेलिंग्स भी कम हो गई और वो अपने आप पेशेंट ही विड्रॉल में मेडिसिन करके वो बेटर हो गया। तो मैंने फिर इसके ऊपर और फोकस किया। तो मुझे अ, अपने नोट्स मिले पुराने, तो जिसमें डॉक्टर के अग्रवाल बताते थे कि जो सोरा है आपका, उन्होंने जो सीखा था, कंट्रोल्स द हार्ट रेट लाइक चेंजेस इन हार्ट ड्यू टू इमोशंस और एनवायरमेंट और द फेजेस ऑफ मून। सोरिक लोगों को उससे फर्क पड़ता है। एंड सिफिलिस कंट्रोल्स द स्ट्रोक वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक बार में थ्रो करना है। लाइक जो पेशेंट्स जिनका सीआरपी बड़ा होता है वो सिफिलिटिक मोड में चले जाते हैं। और साइकोसिस कंट्रोल्स द रेजिस्टेंस, जिनको स्वेलिंग आ गई है वो साइकोटिक फेज में आ चुके हैं, हीलिंग फेज में बीच में अटके हुए हैं। तो उस टाइम पे वो ये बात बताते थे। तो वो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करते थे, जैसे ये अश्वगंधा है। पर उन्होंने फील किया, क्योंकि वो ही वॉज यूजिंग अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि एक पेशेंट को अगर उन्होंने
ड्रॉप्सी के लिए कोई मेडिसिन देनी है तो सेम मेडिसिन अगर वो होम्योपैथिक मदर टिंचर देते हैं, वर्क्स रियली वेल रेदर देन आयुर्वेदा। जैसे आयुर्वेदिक में एक, क्योंकि आयुर्वेदिक में ना एक ब्रांच है जो, जिनका प्रिंसिपल हमारे वाला प्रिंसिपल सेम है, डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर को मानते हैं जो, उसका नाम है, उनके एक प्रिंसिपल का नाम समदोषा समदोषा चिकित्सा सिद्धांत, जिसमें वो जो चीज जैसी दिखती है उसमें वैसे सिमिलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो चीज जो कॉज करती है वो उसको ठीक भी करती है। उस बेसिस पे उनकी नंबर ऑफ हर्ब्स हैं जो वो डॉक्टर लाइन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग उनसे बेटर, हमारी जो पोटेंटाइजेशन के मेथड से हम अपना मदर टिंचर भी बना लेते हैं तो उसकी एफिशिएंसी उससे बेटर होती है कि साइड इफेक्ट नहीं होता। तो एक दवाई होती है, पुनर्नवा है हिंदी में नाम, और हमारे में बोरविया डिफ्यूजा। तो जब भी बहुत हार्ट कंप्लेंट्स हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है पोस्ट सर्जरी या पोस्ट इन्फ्लुएंजा, तो अगर फॉर सम टाइम पेशेंट को बोरविया डिफ्यूजा दिया जाए मदर टिंचर, तो वो बहुत ही बेटर फील हो जाता है, जो लोड होता है डिजीज का वो कम हो जाता है। अब क्या होता है कि एलोपैथिक वाले, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे जब पेशेंट हमारे पे रिलाई कर रहे हैं ना कि हमारे पास सब लोग आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एलोपैथिक से क्या क्या मेडिसिन खा के आ रहे हैं, नहीं तो वो 2 मिनट में ट्रस्ट टूट जाएगा उनका कि आपको पता नहीं है। एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, हार्ट पेशेंट्स को एक एस इनहिबिटर देते हैं, एक बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। और रोल्फिया सर्पेंटिना से वो इतने डरे हुए हैं कि वो होम्योपैथिक की रोल्फिया सर्पेंटिना देने से भी डरते थे, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो वो रोल्फिया से बनाते हैं ना, तो जब वो किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक देते हैं उनको हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, मेंटल साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं उसके। तो ये बहुत, मतलब वहां पे पेशेंट्स को बहुत दिया जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे अपने हार्ट केयर फाउंडेशन में, जब भी कोई पेशेंट आया फर्स्ट टाइम उसका बीपी अगर हाई है तो इट हैज टू बी मैनेज विद होम्योपैथी, कि अभी हुआ है तो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ सम इमोशनल कॉज। तो जिसमें, जैसे बात हो रही थी आर्निका की, बहुत बार बहुत लोगों को आर्निका दी जाती थी, तब भी मोंटाना साइन पॉजिटिव होता था उसमें, और या तो वो कोई ऑपरेशन के बाद होता था, और या मेरे को इतना मजा आया, अभी मैं पीछे तुम्हारी क्लास में सर बताए थे, सडन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल शॉक, शेयर मार्केट में डूब गए। अभी अभी कोविड में भी बहुत सारे लोगों को आर्निका गई है, जिन्होंने अपने बिल देखे हैं रिश्तेदारों के, जिन्होंने एक एक हफ्ते के 10-10 लाख के बिल दिए हैं, उनका बीपी बढ़ा है, आंखें लाल है, पता नहीं चला उनको बीपी बढ़ा हुआ है उनका, आंखें लाल थी। क्या आप चेक तो कराइए आपकी आंखें क्यों लाल? नहीं, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता, मुझे तकलीफ ही नहीं है। अरे मुझे तकलीफ नहीं, मैं बीपी क्यों चेक कराऊं? तो बीपी चेक कराया तो बीपी आ रहा है 190/120, और फिर जब आप चेक करिए तो मोंटाना साइन मिलेगा ही मिलेगा आराम से, और आर्निका दीजिए और आपको पता चलेगा कि भाई इतना लॉस हो गया फाइनेंस, सडनली पता चला कि हम तो बैंक करप्ट हो गए, पर क्या करते, अब बच्चे को बचाते कि पैसा नहीं खर्चते, क्या करते। तो उस टाइम पे भी पोस्ट सर्जरी, बहुत लोगों को जो पोस्ट सर्जरी हाइपरटेंशन होता था, तो आर्निका बहुत काम आती थी, मदर टिंचर दिया करते थे सर हम लोग साथ में जाके। तो मैंने सोचा कि इस चीज पे भी अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो हमें काफी एक मतलब कि नॉलेज बढ़ेगी, और एक अप्रोच अच्छी रहेगी कि हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो लोग बहुत, हम लोग यूज करते थे, मैंने सर के साथ काम किया, क्रेटेगस बहुत देते थे, सबको ही क्रेटेगस देते थे जिनका है, और सर ने उसका नाम रख दिया था, दिस इज एलवी मॉड, मीन्स रीमॉडलर, कि अगर किसी को वहां पे वेंट्रिकल में जो है हाइपरट्रॉफी हो गई है तो वो क्रेटेगस ठीक कर देता है, हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ठीक कर देगी। वेंट्रिकल्स का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये इट इज अ रीमॉडलर, और मतलब कि हम बहुत सारे केसेस ठीक हुए थे, उनके पास डेटा भी है, एंड तो हम क्रेटेगस यूज कर सकते हैं, और 1x और 2x में वो बेटर वर्क करता था, मोर देन मदर टिंचर, 1x और 2x में। तो आप जो हमारे ये क्या कहते हैं एलोपैथिक एस इनहिबिटर्स होते हैं,
वो वाली दवाइयां होती है जिनके एंड में प्रिल्स होते हैं, रेमीप्रिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट रेमीप्रिल लेके आ रहा है और आप उसको क्रेटेगस दे दोगे तो ये दोनों सेम इफेक्ट वाली दवाइयां हो जाएंगी। इट शुड नॉट बी गिवन। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप उसको क्रेटेगस देना चाहते हो तो उसकी रेमीप्रिल बंद कराओ। नहीं तो वो रेमीप्रिल भी खा रहा है और आपने क्रेटेगस का मदर टिंचर भी दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो कह देंगे हमने होम्योपैथी शुरू की, हमारी तो मुसीबत हो गई, हमारा तो डाउन ही चला गया सब कुछ, हार्ट ही सिंक कर गया हमारा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रिल्स चल रही होंगी तो आपको जो है देखना है कि आपने आपका होम्योपैथिक एस इनहिबिटर है क्रेटेगस, जो प्रिल्स की रिप्लेसमेंट है। तो अब ये है कि उन्होंने वो हमें कहते थे कि आप अपनी एक रिसर्च बनाओ, क्योंकि एलोपैथिक एस इनहिबिटर जो है वो हम लॉन्ग टाइम तक पेशेंट्स को अगर देते हैं तो उनको खांसी हो जाती है। तुम्हारे क्रेटिकस को लॉन्ग टाइम तक देने से खांसी नहीं होती। तो तुम एक रिसर्च बनाओ जिसमें तुम प्रूव करो कि हमारे हाउ इट इज बेनिफिट मतलब हाउ इट बेनिफिट्स, कैसे की कफ नहीं क्रिएट करती। और तो हमने बहुत सारे हेल्थ मेला से पेशेंट्स लेते थे फ्री में जिनको सच में कफिंग की प्रॉब्लम थी और हमने रिप्लेस कर दिया, दे वर बेटर। भाई लोगों के डायबिटीज भी क्रेटिकस से इंप्रूव हुए। हमने छोटे बच्चों के डायबिटीज में भी क्रेटिकस दिया। मैं तो तब बहुत नई थी, तो मेरे डॉक्टर केके से देखी अपने बुक में कि इट इज यूज्ड फॉर यंग चिल्ड्रंस डायबिटीज। तो लोग इतना भाग रहे हैं होम्योपैथी के पीछे, जो बड़े बड़े लोग हैं सब जान रहे हैं लेकिन सब अपना फायदा कर रहे हैं। होम्योपैथी का कोई नाम लेने से घबरा रहे हैं लोग, कह रहे हैं तो छा जाएगी भैया, इनको पीछे करो। तो ये इतना अच्छा, मतलब इसका इतना इफेक्ट है। तो अगर हमें अपने पेशेंट्स को सपोर्ट भी करना है कुछ ऐसी मेडिसिन से, आई हैव अ पेशेंट एलवीएफ गिव क्रेटिकस बट नो इम्प्रूवमेंट। अरे सुनो, पूरी बात तो सुनो, अभी तो चल रही है बात, ठीक है। तो होम्योपैथिक क्रेटिकस इज सेफ, ठीक है, बट वन हैज टू फॉलो प्रॉपर स्टेप्स। नॉलेज ऑफ फिजिशियन इज इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए हार्ट कंप्लेंट कैसे शुरू हुई, उनका इको कैसा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है। तो बिल्कुल पागल की तरह नहीं केस ले लेना। मैं तो पागल थी थोड़ी सी, मैं सुधरी हूँ बहुत ज्यादा धक्के खा खा के, लेकिन थैंक गॉड मुझे अच्छे टीचर गाइड मिले हर जगह। तो उन्होंने बताया था जब भी आपके पास ऐसा कुछ केस आए तो आपको पहले टेस्ट कराने हैं उनके पेशेंट्स के। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए सीआरपी कितना है जब पेशेंट आया था। आपको टेस्ट करना है कि ये पेशेंट मेरे पास हाई बीपी लेके आया है या इसके हाई बीपी ने इसके मेन ऑर्गन्स को टारगेट कर दिया है। तो ये आप कैसे पता करोगे कि उसने उनके मेन ऑर्गन्स को टारगेट कर दिया है? एक तो आप टेस्ट कराओगे सीआरपी की इन्फ्लामेशन कितनी है, फिर आप टेस्ट कराओगे किडनी में यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। अगर आप यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन बढ़ा हुआ है तो किडनी टारगेटेड है, तो नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स भी आएंगे। और आप उसका टेस्ट कराओगे जीएफआर, ठीक है ना, ये सब चीजें, और इकोकार्डियोग्राफी, ये सब चीजें जब आपके पास होंगी तो ही आप ऐसा केस लो और फिर देखो कि आप कैसे मेडिसिन लगाओगे उसमें। अगर आपने प्रॉपर हार्ट डिजीज के लिए पूरा पूरा भार उठा लिया पेशेंट का, तो क्या आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं कोई, ठीक है, नहीं तो बीच बीच में आओगे तो आप क्या फायदा दोगे उसमें, ठीक है। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं हमारी मेडिसिन। जो एक तो मेन हो गई, हम मैंने क्रेटिकस बताया आपको कि जो हमारी सभी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी है, और वो खांसी, अगर कोई रेमीप्रिल वगैरह ले रहा है, बहुत खांसी हो रही है, अगर आप उसको क्रेटिकस दोगे, रेमीप्रिल बंद कर दो, सिर्फ वो रेमीप्रिल नहीं ले रहे होते, 13 गोलियां ले रहे होते। तो अगर हम एक रेमीप्रिल बंद करके बाकी सबको चलने दो, एक अपनी क्रेटिकस डालो ताकि उसको बेटर लगे, ठीक है। फिर देखो कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने बहुत बार किया है लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा फॉलो करके तभी करती हूँ। तो अगर ऐसे फॉलो करो तो मिलता है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन सबसे एंटी एंजाइना फेमस नंबर 1 कैक्टस, कि जिसके कैक्टस 6 पोटेंसी में नंबर 1 है। डॉक्टर के कहते थे कुछ नहीं है 36 पोटेंसी जो है वो एंजाइना ऐसे खत्म करता है। और वो मतलब एंजाइना खत्म करना इतना गंदे वाला, मतलब कि वो उसमें
कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एबिलिटीज है, जिस सिमिलर टाइप की उनके पास मेडिसिन है, जो उनके पास नाइट्रेट्स हैं जो वो यूज करते हैं, उस लेवल का एक्शन करता है। कैक्टस 6 की 3 डोज क्या 1 डोज में पेशेंट को बेटर होना शुरू हो जाता है। तो सबको ही पता है कि उसके सिम्टम्स क्या है। पेशेंट वॉक करता है तो उसको टाइटनेस ऑफ चेस्ट लगती है, ऐसे लगता है कि कोई तारें हैं जो ट्विस्ट होती हैं। पेशेंट को ये आइडिया नहीं होता कि उसको हार्ट की कंप्लेंट है, वो बोलेगा कि मेरी पसलियां खिंचती हैं। वो ऐसे बोलेगा ये पसली में ऐसा लगता है कोई तार है जो खिंचती ले जाती है, जब तक हम चलते हैं तब तक इधर से खिंचती है, रुक जाते हैं तो रुक जाती है, कई बार तो बैठना ही पड़ जाता है, तो लोग लेके घूमते रहते हैं। तो कैक्टस हम देते हैं तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के सिम्टम्स होते हैं, तो कैक्टस देने से वो पेशेंट बेटर होने लगता है। ठीक है, तो कैक्टस अगर सिम्टम है तो चाहे उसके पीछे नेफ्रोपैथी है या कुछ भी है, सारा कुछ जो है बेटर होता है। ठीक है, तो कुछ वहां पे हमारे जब हम लोग पेशेंट्स को देखते थे, हम क्रेटिगस कैक्टस देते थे और पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आती थी, तो वहां पे कुछ डॉक्टर्स ने बोला अरे ये तो सैश इफेक्ट है। सैश इफेक्ट क्या होता है? कहते हैं अरे स्टेरॉइड ऑलमोस्ट स्टार्टेड इफेक्ट। कहते हैं उन्होंने एक स्टोरी बताई कि भाई एक पेशेंट था कि वो बहुत बीमार था, बस मरने ही वाला था। तो सबने कहा कि अब इसमें सारा ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, हम स्टेरॉइड शुरू ही करने वाले थे कि वो बेटर हो गया। तो होम्योपैथी में सैश इफेक्ट है कि वो अपने आप बेटर हो जाते हैं। तो अब हम और एक और मेडिसिन है टर्मिनेलिया अर्जुना। जो लोग अर्जुन की छाल पी के आते हैं आपके पास बीमार, उससे आप देखना अर्जुन की छाल पियेंगे ना, तो अगर आपको लगेगा कि कोई भी पेशेंट जो हार्ट डिजीज के लिए, बीपी के लिए या किडनी के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आता है, तो अगर वो उसको सूट नहीं कर रही होती तो उसके यहाँ स्वेलिंग आ जाती है जो पहले नहीं थी, एक अलग से उसके पूरे फेस पे स्वेलिंग दिखेगी। बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, उसकी स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन पेशेंट उसको कंटिन्यू पता है क्यों करते हैं? उनका पेट साफ होने लग जाता है बहुत ज्यादा, तो उनको हल्कापन लगने लगता है, लेकिन ये उनका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम अपनी होम्योपैथिक टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, वो कौन से केसेस में ज्यादा बेटर वर्क करती है? जो प्री हाइपरटेंसिव होते हैं, जैसे जिनका 130/90 आने लगता है अभी, अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि इट हैज गॉट एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज, वो एक डायोरेटिक भी है। तो जब शुरू में थोड़ा सा किसी को लोड आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई है किसी बीमारी की वजह से, थोड़ा सा बीपी हाई होने लगा, तो वो जनरल टॉनिक की तरह हेल्प करती है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम बढ़ा हुआ रहता है ना, तो उसका लिवर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, लिवर सिरोसिस, लिवर के सिम्टम्स आने लगते हैं। सो टू प्रिवेंट दैट, अगर हम टर्मिनेलिया अर्जुना अगर ट्वाइस अ डे या वंस अ डे भी मदर टिंचर पेशेंट लेता है, तो पेशेंट फील्स बेटर। और उसके इंडिकेशंस ये होते हैं कि भाई आपको हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है थोड़ा चल के, एक्सर्शन करते हैं तो शाम को आते हैं तो हल्की स्वेलिंग दिखती है, रेस्ट करने से बेटर हो जाता है। शाम में बीपी बढ़ा हुआ होता है, एक्सर्शनल ब्लड प्रेशर होता है, ऑन एंड ऑफ बीपी हाई और लेस होता है। ठीक है, तो और भी तो ये तो था जो हमारा बहुत रेगुलर हम यूज करते थे मदर टिंचर्स। तो हम लोग क्या करते थे, अगर जब किसी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता था, मतलब कि ये सिस्टम ही फेल कर गया है, तो उसका हमने फॉर्मूला बनाते थे डॉक्टर के बहुत ज्यादा, कि उसका डायूरेटिक जो है ना लंबे समय तक चलाएंगे आप। जैसे क्रेटेगस तो चलाएंगे ही, लेकिन एक और मदर टिंचर चलाएंगे जिसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। अब वो मदर टिंचर डिपेंड करेगा कि राइट साइड ऑफ हार्ट इज अफेक्टेड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज अफेक्टेड। तो उसमें आरबीबी एलबीबी वो लोग वो इको करते थे, दिखाते थे कि कैसे हो रहा है। वो रिगर्जिटेशन होते थे और मदर टिंचर्स के बाद वो नहीं होते थे, नहीं दिखते थे, वॉल्स में इतनी ताकत आ जाती थी, ऑटिक रिगर्जिटेशन बेटर होते थे। तो वो उन्होंने हमें इको में दिखाया करते थे वो उस टाइम पे। तब मैं इतनी समझ नहीं पाती थी, तब से मेरे कानों में रिकॉर्डेड है, मुझे दिखता भी कम था पर मुझे हाँ बोला था, लेकिन मेरे कानों में आवाज। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ, मुझे 7 साल पुरानी सुनी हुई अब समझ में आती है। थैंक गॉड मैंने सुनी हुई थी और फिर मैंने पढ़ी, तो अब मुझे समझ, तब मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता। मैं कितना भी पढ़ लूं, वो एक उम्र के साथ एक एक्सपीरियंस से समझ में आता है, नहीं समझ में आता। तो उनका ये था कि डायोरेटिक आप फॉर लॉन्ग चलाओ, फिर बेटर होने लगे पेशेंट फिर बंद करो। और डायस्टोलिक फेलियर हो, अगर नीचे का बीपी हाई है, तो उसमें थोड़े टाइम के लिए डायोरेटिक चलाना है फिर बंद करना है।
वो कहते थे कि जब भी ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का हाई होता है वो एसिम्टोमेटिक रहता है अगर सिर्फ सिस्टोलिक हाई होता है, और यदि डायस्टोलिक हाई होता है तो बहुत सिम्टम्स रहते हैं क्योंकि वो हार्ट रिलेटेड ज्यादा होता है, उसमें स्वेलिंग्स होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, जिनको डायस्टोलिक फेलियर होता था उनको बोरवियर डिफ्यूजा और लाइकोपस चलाते थे, लाइकोपस वर्जिनिकस। और लाइकोपस जो है इतना अच्छा मदर टिंचर है, इट इज अ बीटा ब्लॉकर, हम्म। इट इज जस्ट लाइक अ बीटा ब्लॉकर ऑफ एलोपैथी। कि वो क्या करता है कि जब भी किसी को कार्डियक डिस्निया होने लगता है, एक पेशेंट आपके पास आएगा कि उसका बीपी हाई है, पेल्पिटेशन होती है, उसको थायराइड की भी दवाई चल रही है और वो चलता है तो सांस बहुत फूलती है, और एलोपैथिक दवाई खाने से और उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है। कह रहे डॉक्टर साहब आपकी बीपी की दवाई जब हम खाते हैं, जो आप हार्ट की देते हैं, तो हमारा सांस ज्यादा फूलता है। तो तब अगर उनकी मेडिसिन से लाइकोपस को रिप्लेस किया गया तो दे स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। ठीक है, तो ये तो वही बात। तो अब और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो मैंने वो लाइन अप कर ली कि ताकि हमारे माइंड में हो, तो हम अपने पेशेंट्स को अगर हम देखें जैसे ही, तो हम इन दिनों में जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं कंप्लेंट्स लेके, तो हम उनको दे पाए। क्योंकि मैंने दोबारा रीड करी तो मैंने बहुत सारे लोगों में एक चीज देखी और मैंने उनको मेडिसिन दी एंड दे गॉट बेटर। और एक और बात है, बड़ी स्ट्रेंज है, मैं अभी तक नहीं पता लगा पाई कि कई बार क्या होता है कि मदर टिंचर वाली जगह पे अगर मैं 30 दे देती हूँ वो भी बहुत अच्छी असर करती है। मुझे लगता है मुझे रिपीट ही नहीं करनी पड़ती हो। तो आई एम ऑन इट अभी कि मैं क्या शुरू करूं करने से पहले। तो जैसे स्टोन के केसेस में ना, बर्बेरिस का अगर सिम्टम है तो 30 दो, तो 30 में ही काम हो जाता है। 3 डोजेस वर्क्स मच बेटर देन मदर टिंचर। लोग मदर टिंचर पी के आते हैं, उनसे कोई असर नहीं होता, उसी पे हम 30 या 200 या कभी 1 एम देते हैं तो बहुत असर आता है। तो ऐसे ही कैक्टस के साथ, क्रेटिकस के साथ भी कभी कभी हो जाता है। तो एक मेडिसिन है, हम शुरू करते हैं थेरेपेटिक्स जो हमारे हैं। एक मेडिसिन है एसिडिक एसिड। अगर पूरी बॉडी में स्वेलिंग दिख रही है, अगर आप एक ऐसे सेटअप में हो जहाँ पे लोग सारे हार्ट पेशेंट्स प्रेजेंट करें, वैक्सी स्वेलिंग दिख रही है कि पेशेंट सूजा हुआ ही दिख रहा है, कि इसके पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है और उसकी पूरी लातों में एकदम पूरा जैसे गुब्बारे जैसे पानी भरा होता है, वैसे पानी भरा होगा, और बिल्कुल चलना फिरना बात करने का उसको कोई हिसाब नहीं है। उसके पहले बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं और क्या कहते हैं, इतना नार्कोटिक, इतने पेन किलर्स भी ले चुका है कि मतलब कोई हाल ही नहीं है। और पेशेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जॉ में पेन है, बार बार उसको यूरिन की फीलिंग होती है कि उसको यूरिन जाना है, और उसको किसी, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है पेट में भी बॉडी में कि किसी पोजीशन में चैन नहीं आएगा। एंड यू विल सी कि ही फील्स बेटर, ही विल टेल यू कि ही फील्स बेटर लाइंग ऑन एब्डोमेन, देन यू कैन गिव। मैंने यहाँ पे एक पेशेंट था, उसकी एक लेडी थी, मेरे पास फोटोज भी हैं, कभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें। वो उसकी ना यहाँ बहुत सारी सर्जरीज हुई थी, उसके एब्डोमेन में कोई ट्यूमर था, उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद वो इतनी वीक हो गई थी कि पूरी बॉडी में उसकी पानी भरा हुआ था, इतनी मोटी मोटी उसकी टांगे थी और वो व्हील चेयर पे आई थी। वो कहती थी कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ, मैं टॉयलेट तक नहीं जा सकती, मैं उठ के चल नहीं सकती। ठीक है, उसके सारे सिम्टम्स, उसकी इतनी जलन हो रही थी, उसको भूख नहीं लगती थी, हमेशा नोजिया रहता था, क्योंकि वो यहाँ यूरोलॉजी की पेशेंट थी, तो उसका आरसीसी का ही केस था। तो कुछ खा नहीं पा रही थी, बुरा हाल था, तो उन्होंने पैलिएटिव केयर में भेज दिया इन स्पाइट ऑफ ऑल पेन किलर्स एंड एवरीथिंग। नाउ शी इज इन अ कंडीशन कि नीदर शी कैन बी ऑपरेटेड, और सब कुछ हमने चला दिया, अब आप इधर देख लो। ठीक है, उसको मैंने, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मैं खड़ी हुई तो बेहोश हो जाऊंगी। एसिडिक एसिड दिया था हमने, उसकी स्वेलिंग ऐसे निकली पूरा जैसे वो स्किन से ही बाहर ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिरने लग गई। मैं कभी पोस्ट करूंगी फोटोज, तो उसने मुझे बोला कि वो स्वेलिंग, वो जो स्किन ऊपर की पड़ गई और ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिर रहे हैं हमारे उसमें से। तो मैंने कहा, मैंने बोला अच्छा फोटो तो भेजो देखें कैसे है। मैं टू माई सरप्राइज मैंने किसी की स्वेलिंग ऐसे जाते ही नहीं देखी, जैसे कि ऊपर से लेयर्स लेयर्स, जैसे किसी रबर ट्री से देखते हो ना जैसे निकलता है वो, ऐसी ऐसे ड्रॉप्स ड्रॉप्स गिर रहे थे। तो ऐसे वो पूरा स्वेलिंग उसका कम हो गया था। और एक हफ्ते के बाद वो घर में एक चक्कर भी लगाई थी, लेकिन उसका डिस्निया बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली कैंसर पेशेंट है, टर्मिनल पेशेंट है, कंप्लेंट्स तो है ही, लेकिन वो स्वेलिंग चली गई थी और शी वॉज बेटर, मतलब बैठ पाती थी ज्यादा देर। तो ये इफेक्ट था, आगे तो पेशेंट मेरे पास आई नहीं, लेकिन ये इफेक्ट था उस मेडिसिन का बहुत बढ़िया, एसिडिक एसिड का।
और फिर एक और मेडिसिन है जो बहुत ही, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पे दिया, यंग पेशेंट्स को, जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कोविड हुआ था, निमोनिया पैच भी ज्यादा आ गए थे, डी डाइमर भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद से उनको क्या कहते हैं, बीपी थोड़ा रेज रहता है, पल्स इरेगुलर रहती है उनकी ना। आप ये देखना, उनकी ना पता है क्या है, एक मूवमेंट थी नेक की, ऐसे ऐसे रहेगी, उनको नहीं पता चलेगा, आप थोड़ा नोट करोगे ना, ऐसे 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 रहेगी बात करते हुए, कि कांप रही है जैसे। अब मैंने बोला ये आप ये कांपते हो ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने दूसरे को बोला कि देखना इसका फेस ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ऐसे हाँ लग तो रहा है अभी। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं, इनको क्या होता है, सर में दर्द होता है, ऐसे लगता है उनको कोई कैप है, यहाँ से स्वेलिंग है पूरी, यहाँ कुछ ऐसे भारीपन से है। और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी साथ में उसको, ये टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड थे, और पोस्ट कोविड, और बीपी हाई था, और ये ऐसे इधर दर्द रहता था, और मतलब कि एकदम से अगर वो गर्दन हिलाए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था, बैठ के उठे तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। और उसको ना कान के डॉक्टर को भी दिखा के आया था कि उसको टेनाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको टेनाइटिस की प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसको अपना जो ब्लड रश करता था उसकी खिश 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 सुनाई देती, स्विश स्विश अपने कान के अंदर। ठीक है, तो माइट भी उसको मतलब कि कोई कार्डियक कंप्लेंट हो रही थी, अदरवाइज उसका बीपी इतना ही था, 140 95 ऐसे करके। तो मैंने बोला तुम्हें पता नहीं था तुम्हें बीपी है? तो उसने बोला नहीं। तो उसने मुझे एक और चीज बताई फिर बाद में, इतना पूछने के बाद, कि मेरी कोविड के बाद राइट टेस्टिकुलर स्वेलिंग भी हो गई है, पूरे एब्डोमेन में है। तो ये सब सिम्टम के बेसिस पे पोस्ट इन्फ्लुएंजा सीक्वल पे एडोनिस बहुत अच्छा वर्क करी, बहुत अच्छा वर्क करी। हम बहुत लोगों को दिए एडोनिस, बहुत लोगों को जो पेरिफेरल एडीमा था, जो हार्ट के कॉम्पनसेशन जो कम हो रही थी, वो उसमें बहुत लोगों को बेटर फील हुआ। हेडेक्स नहीं, तो देखो मैं इतनी कंफ्यूज थी, जिस पेशेंट को मैंने एडोनिस दिया है उसने मुझे बोला कि मेरे सर में ऐसे दर्द होता है कि हथौड़े मार रहे हैं। मैंने उसको नेट्रोम्यूट भी दिया था, बट जब मैंने पहली बार नेट्रोम्यूट दिया था, ऐसा नहीं, उसको बहुत फर्क पड़ा था, बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन मेंटेन कर रही थी परसिस्ट। लेकिन इसके बाद उसको बहुत बेटर लगा, जो उसका टेस्टिकुलर स्वेलिंग था वो भी रिड्यूस था, उसके पेट में भी कहीं प्रेशर था, वो भी राइट साइड में उसको, वो भी उसका प्रॉब्लम कम हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं। और क्या कहते हैं, भूख भी बढ़ी उसकी, नहीं तो उसको भूख भी बेटर नहीं थी। और क्या था, यूरिन करने में भी उसको ये होता था कि बार बार यूरिन जाता रहा, कम ही यूरिन आता था। और उसने मुझे बोला था कि छाती पर उसको भार सा लगता है, कि हम गहरा सांस भर ही नहीं पाते। मैंने ऐसे ही बोला था, मैंने कहा अरे तुम अनुलोम विलोम क्या करो, ये क्या करो, पेशेंट को आजकल इतनी बातें बतानी पड़ती। तो उसने मुझे बोला कि क्या करें हम, इतना गहरा सांस इससे नीचे तो हम भर ही नहीं पाते। ठीक है, और तो आज के टाइम में जो भी आपके पास आए, जो कहे कि गर्दन में स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस है, एडीमा है, थोड़ा सा तो अब यहाँ तक दर्द है, हम पीछे मुड़ नहीं पाते, तो एक बार उसका बीपी चेक जरूर कराइए, उसका बीपी हाई मिलेगा ही मिलेगा। और वही हमारी एपोसाइनम तो है ही सबसे बढ़िया मेडिसिन। ठीक है, जिस भी पेशेंट में ब्राइट्स डिजीज लाइक सिम्टम हो, पूरा उसका क्या कहते हैं, हाई बीपी हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग, एसाइटिस, रीनल ड्रॉपसी। मैं बताती हूँ, एक लड़की मैंने यहाँ पे, उसने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, उसको मैंने एपोसाइनम दी थी, उसको प्यास बहुत लगती है। ठीक है, और उसका पेट फूला हुआ था, हाथ पैर भी फूले हुए थे। तो वैसे सब ठीक है मैडम, मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं इतना सा खाना खाती हूँ मुझे उल्टी आ जाती है, पर मुझे भूख लगती रहती है। ठीक है, और पैर फूले थे, थायराइड की कंप्लेंट भी थी उसको, बार बार यूरिन आता था, बार बार बर्निंग होती थी उसको, ल्यूकोरिया था उसको। और एपोसाइनम देने से बहुत बेटर हुई, इसके फेस पे स्वेलिंग थी, एकदम ऐसे हो गए जैसे सब लोग बोलने लगे तुमने क्या किया, कुछ डाइटिंग करी, हालांकि बॉडी स्वेल थी, लेकिन बहुत फेस पे इतना फर्क पड़ा उसके। जितने भी लोग देखोगे ना ऐसे, उनकी फेस चमकदार दिखेगी, एकदम जैसे कि कुछ मतलब कि ग्रीजी चमकदार सी, वैसे अच्छी लगती है देखने में। श्रिंक हो जाती है तो वीक लगते हैं। तो ये एपोसाइनम है हमारी। और बहुत अच्छी मेडिसिन है एक हमारे पास, कॉन्वल एरिया, हार्ट कंप्लेंट्स के लिए। जब भी हार्ट बहुत वीक हो, देखो आप किसी इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ओल्ड एज पेशेंट्स को है, जो 65 प्लस है, जिनको मल्टीपल कंप्लेंट है, जिनकी बीपी की भी दवाई चल रही है, इंसुलिन भी चल रहा है, और ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो उनको अगर आपका एक ऐसा दिया हुआ मेडिसिन वर्क करने लगे ना, उनकी वो बाकी 36 दवाइयां बंद हो जाती हैं। 13 गोलियां खा रहा था एक बंदा,
और एक मेडिसिन सही लगने से, लाइकोपस चढ़ने से उसकी सारी उसने खुद का मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वो एक ही मेडिसिन से उसका जो थायराइड हिला हुआ था उसकी कंप्लेंट है, जो उसको यूरिन में प्रॉब्लम आई थी उसकी कंप्लेंट सारी सॉल्व हो रही थी, तो मेडिसिन रिड्यूस हो जाती है पेशेंट्स की। तो कॉन्वलेरिया इज इम्पोर्टेंट इन द पेशेंट्स हु हैव डायलेटेड हार्ट। ठीक है, डायलिटेशन है जिसमें हार्ट की वेंट्रिकल्स आर ओवर डिस्टेंडेड, अगर आप उनका इको देखोगे उसमें लिखा होगा, और पेशेंट आपको क्या बताएगा कि मुंह में ऐसा स्वाद आता है जैसे मेटल जैसा हो, जैसे किसी मेटल का टेस्ट हो। और लेट के सोया नहीं जाता, सराहना ऊंचा करके भी नहीं, कई बार बैठ के ही रात काटनी पड़ती है हमें। तो बोलेंगे कि भाई वो क्या, हम तो क्या करते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में सोफा है, सोफा के पास हम नीचे बैठ जाते हैं और ऐसे हाथ रख करके सोते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर नींद लग जाती है। और हार्ट बीट करता है कॉन्वलेरियम, पूरी चेस्ट में उनको फीलिंग आती है कि वो बीट्स, पल्सेशंस फील होती है। और मतलब कि ऐसे लगता है कि कुछ सही नहीं है, कभी भी ऐसे लगता है कि भाई धीरे हो गया हार्ट, कभी तेज हो गया, बड़ा इरेगुलर लगता है। तो अगर आप उनके इको कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी है वो वैसोडाइलेटेशन ज्यादा है, हार्ट जो ओवर डिस्टेंडेड है उनके वेंट्रिकल्स। ठीक है। और ये लोग, ये भी हो सकता है मतलब जो सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं उन लोगों को भी ऐसी कंप्लेंट्स हो जाती है। और ये पेशेंट्स आपको बताएंगे कॉन्वलेरिया आप जिनको दे रहे हैं, जिनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन होती है, टिपिकल इसका इंडिकेशन होगा कि हाई बीपी, बॉडी एक, और आप बोलोगे ज्यादा दर्द कहाँ है, तो कमर में दर्द है जो टांगों में जा रही है, एकिंग इन लेग्स, कहाँ तक जा रही है, पैर के अंगूठे तक, वो मेंशन करके आपको बताएंगे कि देखो ये यहाँ तक मेरी दर्द जा रही है। और ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स मिलेगी, रिस्ट और एंकल्स में पेन मिलेगा। और अगर आप बोलो कि जीभ दिखाओ तो ब्रॉड थिक हैवी सी कोटेड टंग दिखेगी। बहुत सारी लेडीज होती हैं, देखो वैसे तो हम देखते हैं कि यंग लेडीज में फाइब्रॉइड्स की कंप्लेंट होती है, कई बार आपको बहुत टिपिकल केसेस मिलेंगे जिसके मैंने आई हैव सीन वन पेशेंट, तो वो शी वाज अराउंड 52 और उनको फाइब्रॉइड्स थे और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी, बीपी भी ज्यादा था उनका बहुत ज्यादा, और बीपी बहुत ज्यादा रहता था, तो उनको कॉन्वलेरिया दी थी तो उनको बहुत फर्क हुआ था। उनकी पहले ब्रायोनिया दिया था, ब्रायोनिया से बहुत फर्क पड़ा था। फिर फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई थी, फिर कॉन्वलेरिया मदर टिंचर चलाया था उनका, फोन पे ही बात हुई थी, एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और फिर वो दोबारा दोबारा दवाई मंगाती थी और बेटर फील करती थी। ठीक है। तो ये जो हमारा ये है अपना कॉन्वलेरिया, ये भी हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं पेशेंट्स में जिनको लेग्स में, थाइज में पेन जाता है, हाई बीपी पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है। और फिर हमारे क्रेटिकस, क्रेटिकस का तो हमें पता ही है कि पेशेंट बहुत उसको कमजोरी फील होती है, चलने पे चक्कर आते हैं, घुटन लगती है, गर्दन के पीछे दर्द होती है। हो सकता है कि इस दौरान जो लेडीज होती है जिनको एनीमिक होती हैं, बहुत ज्यादा एनीमिया होता है, और इसमें भी अगर बहुत ज्यादा एनीमिया होता है और हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है तो कान में आवाज आती है फुश 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 करके, तो वो टेनाइटिस नहीं होता। जब भी आप किसी को जो है ऊपर तक मतलब ये रिगर्जिटेशन होने लगेगी या ब्लड पंप नहीं होता है हेड की तरफ सही से, सीवियर एनीमिया होता है, तो क्रैकिंग साउंड्स और स्वेशिंग साउंड्स आते हैं पानी के ईयर्स के अंदर, तो वो अगर करेक्ट हो जाता है प्रेशर तो वो बेटर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कान का ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं। और डिजिटलिस वो तो है ही, पल्स बहुत वीक हो, इरेगुलर हो, इंटरमिटेंट करे, वीकनेस हो, ऑरिकुलर फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हो, एक पेशेंट जिसके अंदर लिवर की भी प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, तो और डायबिटीज भी हो, एक दवाई अगर इंडिकेशन मिले एक डिजिटेलिस लगाने से वो सारी चीजों में बेटर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, हाई बीपी और शुगर होने के बाद भी उनको डिजिटेलिस 3 डोज दोगे उसके बाद वो काफी बेटर फील करने लगते हैं। तो और क्या कहते हैं इसमें एक और है कि पेशेंट जो है ना, जिस जो हु रिक्वायर्स डिजिटेलिस, उसकी पल्स बहुत वीक होगी, और जरूरी नहीं कि आपके पास पेशेंट बहुत ही एक्यूट फॉर्म में आए, जब वो गिर रहा है, फेंट हो रहा है, पल्स बिल्कुल डाउन जा रही है। डिजिटेलिस देने का इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन एलोपैथिक इंडिकेशन, लेकिन वो बताएगा कि सिर इतना भारी है पीछे से डॉक्टर साहब की, ऐसे लगता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ही गिर जाएंगे पीछे। तो आप ऐसे केसेस के अंदर भी हम डिजिटेलिस को सोच सकते हैं और दे सकते हैं। और किसी भी बड़ी उम्र के आदमी में जो बड़े लोग होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, उनको बहुत बर्निंग एसिडिटी हो, तो एसिडिटी वो हार्ट रिलेटेड भी हो सकती है। जब भी उनका हार्ट फेल्स टू कॉम्पनसेट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है उनको यही रहेगा कि उनको इतनी जलन होने लगेगी, या तो आपको बचपन से होती हो,
एसिडिटी तो वो सही है। लेकिन अगर आपको 40-45 साल की उम्र के बाद सिवियर एसिडिटी बर्निंग रहने लगे, जो पीछे तक जाए, स्कैपुला के एंगल तक जाए या पूरा रेडिएट करे, तो वो हार्ट डिजीज के साइन है। आपको पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। एपिगेस्ट्रिक हाँ हार्डनेस अगर होने लग जाए तो ये हार्ट डिजीज के साइन है। इसमें आपको बिल्कुल। सही समय रहते सारे टेस्ट करा के चेक कर लेना चाहिए। जी। तो ये तो हमारा था डिजिटलिस का। और अब शराबियों की, जो शराब पी पी के जिन्होंने अपने हार्ट की बैंड बजाई है, वह साथ में बीड़ियां पीते हैं, एहसान करते हैं कि 50 पीता था 25 पी रहा हूं, और क्या करोगे। तो उनकी दवाई है एक स्ट्रोफेंथस। फिर भी उनको मदद कर दे जीने का, कि चल 2 बीड़ी और पी ले, इसका उत्साह देने के लिए स्ट्रोफेंथस का काफी रोल है। तो क्या कहते हैं, इन लोगों का क्या रहेगा कि इनको बहुत स्वेलिंग रहेगी, और इनको स्किन पे आपको हाइव्स मिलेंगी, छपाकी बहुत आती है इनको, पीठ पे आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, खुजली की बहुत प्रॉब्लम रहेगी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और हाथ से ऐसे उंगली से स्क्रैच लगाते हैं ना, तो वहां पे भी वो रेज्ड बहुत देर तक निशान आएगा। तो क्योंकि, और ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, क्योंकि ये कोई हमारी वैसोमोटर नर्व्स को इफेक्ट नहीं करती। इसमें क्या, बड़ा लाल सा फेस रहेगा पेशेंट का, पल्स क्विक रहेगी। और लेकिन पैर वही बड़े स्वॉलन रहेंगे, जैसे डक के वो नहीं होते, जैसे कि आगे से पतली उंगलियां और ऊपर से आगे पीडल एडिमा प्रॉपर वाला रहेगा। तो ऐसे होते हैं पेशेंट्स। और इनके ना यहाँ सिर में दर्द होता है, टेम्पल्स में। और आप उनको बोलोगे अभी भी आपकी हालत खराब लग रही है, बीपी हाई है इनका, तो वो कहेंगे "हाँ, मैडम 2 दिख रहे हो आप मुझे अभी"। तो मुझे लगा मजाक है, सुन नहीं, सीरियसली मुझे 2 दिख रहे हो। तो उनको ऐसे रहेगा कि आपको वो बताएंगे शायद मेरे को स्ट्रोक होके चला गया। आपको ऐसे पता नहीं, मेरा राइट साइड रुक गई थी, मैं खाना भी नहीं चबा पा रहा था, मुझे पहले भी हुआ था। तो आप वो वाली मेडिसिन दे दो, तो उन लोगों को भी मेडिसिन सूट करती है। भाई उन्होंने वैसे मरने की ठानी हुई है, उनको रिलैक्स मिल जाता है, तो वो लोग भी स्ट्रोफेंथस ऐसे सिम्टम्स में भी सूट करती है। पेशेंट को डबल विजन होता है, टेम्पोरल पेन होता है टेम्पल्स के हिस्से में, सिवियर बॉडी पेन होता है, मसल्स में बहुत पेन होता है, और छपाकी हाइव्स की प्रॉब्लम होती है। और क्या कहते हैं, जो लेडीज होती हैं, वो जो जो बहुत अनीमिक रही होती हैं, और तो उनके हाथ पैर देखोगे सूजे हुए हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो वो क्या था कि वो शी वॉज मदर ऑफ 2 बॉयज, और हस्बैंड भी थे, तो लड़के, एक बेटे का डिवोर्स हो गया था, एक शादी नहीं कर रहा था, हस्बैंड भी ओल्ड थे। तो वो उसकी सारी रिपोर्ट्स खराब थी, वो पूरी सूजी हुई थी लेडी। वो लेकिन बैठ के एक जगह सारे काम कर लेती थी, बीड़ी पीती थी वो, एनीमिक थी, हाथ पैर सूजे थे, ब्रेथलेसनेस थी, लेकिन बैठ के वो सारे काम कर लेती थी। और उसने बताया था कि पहले जब तक उसको पीरियड्स होते हैं बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तब से उसको एनीमिया है। उसको भी स्ट्रोफेंथस दी, एंड उसकी स्वेलिंग काफी कम हुई, एंड शी वाज मच बेटर विद दैट। तो स्ट्रोफेंथस इज अ वेरी गुड मेडिसिन टू स्ट्रेंथन आवर हार्ट, इट्स फंक्शनिंग। और जो कॉम्पनसेशन उसकी कम होती है बॉडी में, जैसे कि हेड हेड को फ्लो, वो सब बेटर करती है। तो ये काफी अच्छी मेडिसिन है। और जैसे किसी को जैसे शुरू में हार्ट ट्रबल होने लगती है, तो उसमें कैल्मिया लेटिफोलिया भी बड़ा अच्छा काम करती है। तो क्या होता है, उसका पेन, एंजाइना का पेन आता है, कैसे आएगा, पेशेंट की इंडेक्स फिंगर में पेन होगा, चल के आएगा, ऊपर से दर्द आएगा, या तो यहाँ दर्द होगा, हाथ में आके इस वाली उंगली में दर्द होगा, या वो बताएगा कि ये डॉक्टर साहब ये है ना, ये अल्नर बिल्कुल यहाँ नीचे से दर्द आएगा, और इस वाली उंगली में आएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड। अगर दोनों हाथ में आते हैं, कई बार वैसे रस्टॉक से भी ठीक होता है, चाहे वो एंजाइना हो। मैटर ये करता है कि किया क्या था पहले, उसने हैवी लिफ्टिंग करी थी, बहुत एक्सर्शन करी थी। नहीं तो कैल्मिया लेटिफोलिया भी इस टाइप के एंजाइना पेन को बहुत हेल्प करता है। और आर्निका का एंजाइना पेन कैसा होता है, वो लेफ्ट हैंड में आके लेफ्ट एल्बो पे आ जाता है, पेशेंट आपको बताएगा। तो और आर्सेनिक पेशेंट का भी एंजाइना पेन होता है, वो बैक ऑफ नेक में जाएगा सबसे ज्यादा, बैक ऑफ नेक में बहुत दर्द करता है। बाकी सारी मेडिसिन में जब भी एंजाइना हो गया, क्रेटिकस में जब भी एंजाइना का टिपिकल जो है, वो तो दोनों हाथों में दर्द जाता है कई बार। लेकिन अगर गर्दन के पीछे मिले, लेफ्ट एल्बो में मिले, या इस उंगली में या 3 में मिले, तो आप बहुत सोच सकते हो कि इन मेडिसिन के इंडिकेशन तो है ही, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा असर करते हैं। और हमारे कैक्टस की इंडिकेशन जिनको होती है, तो जरूरी नहीं है आपको सारे पेशेंट सारी बात बताएं कि भाई चलने पे मेरी से सांस फूलती है या टाइट होती है, ये नहीं बताएं। कैक्टस का ये होगा कि बैठे बैठे भी सांस फूलती है, और वो कहेंगे हम खाना नहीं निगल सकते जब तक बहुत सारा पानी नहीं पिए। आप ब्राइनिया दोगे, लेकिन एक दिन कैक्टस दोगे, वो चीज प्रॉब्लम सही हो जाएगी उनकी। सडनली उनको लगता है मेरा सिर पकड़ा गया,
तो मैं देखती हूँ मेरा बीपी बहुत बड़ा हुआ होता है। वो ऐसे उनके पेट में भी दर्द होगा, एपिगेस्ट्रिक में भी ऐसे दर्द होगा, पकड़ा गया, गले में भी खाना पकड़ा जाता है उनका हमेशा। तो उनको भी कैक्टस से, और हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, आप उनको देखोगे इको में भी उनके चेंजेस होंगे, माइट्रल रीगर्जिटेशन के पेशेंट्स होंगे, इनको कैक्टस से बहुत अच्छा, बहुत फर्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लाइकोपस की। लाइकोपस हम उन पेशेंट्स को देंगे, वो आपको बताएंगे हाई बीपी, आपको कैसे पता चलता है आपका हाई बीपी है? जी मेरे यहाँ पे दर्द होना शुरू होते हैं। उनको फ्रंटल यहाँ पे पेन होगी, एमिनेंसेस पे दबाते रहेंगे, हार्ट उनका फ्लटर करता है, घबराहट होती है, लेडीज होती है कहती कुछ हो जाएगा, मेरे को लगता है कुछ हो जाएगा, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे को कुछ हो जाएगा। और वो कहेंगे ये मेरे जॉ में, ऐसे कहेंगे मेरे जॉ में दर्द, इतना दर्द है इसमें, या तो दांत की दवाई लूं, बताओ कि सिर की दवाई लूं, किस चीज की दवाई लूं? तो वो उन लोगों को, उनको थायराइड भी होगा और उनको सांस भी फूलेगी चलने पे, उन लोगों को आप लाइकोपस दोगे तो काफी बेटर लगेगा। ठीक है। और ये लाइकोपस उन पेशेंट को ज्यादा सूट करता है जिनका सीआरपी भी बढ़ा हुआ हो, क्योंकि सिफिलिटिक मेडिसिन है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू माइट्रल रिगर्जिटेशन और वॉल्वुलर डिजीज, उनको कई बार ब्लड की मतलब कि खांसेंगे, गला साफ करेंगे, थूक में ब्लड भी आता है, तो उनको भी लाइकोपस वर्क करता है। और एलोपैथिक में जो जितने भी बीटा ब्लॉकर जो सेम फंक्शन करती है लाइकोपस जैसी, उन सब मेट्रोप्रोनोल, एंड में ओएल लगेगा, वो सारी वो मेडिसिन सेम है। तो अगर आप किसी का लाइकोपस शुरू कर रहे हो तो देख लो कि वो ऑल वाली मेडिसिन खा रहे हैं या नहीं खा रहे। ठीक है। तो ये बस और एक और मेडिसिन रह गई मेरी, विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो आपको मतलब पेशेंट आपको बताएगा, हाई बीपी का पेशेंट होगा, जो मैं आपको बताई थी, अभी आपको मिलेंगी बहुत सारी लेडीज जो बताएंगे उनकी थाइज में बहुत पेन है, लेटते हैं तो ऊपर की तरफ दर्द चढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा रात को लेटने पे ही ये दर्द पता चलती है उनको थाइज में, और लेफ्ट साइड को तो वो सो ही नहीं सकते हैं, और उनकी क्या कहते हैं, सारी बॉडी में दर्द रहता है, और पल्स भी उनकी कम मिलेगी, और उनको ऐसे, उनको लगेगा कान बंद है, या तो बंद है या बजिंग होती है, जैसे बी बी, उनके कान में कोई मक्खी बोल रही है। तो इन पेशेंट को अगर हम देते हैं विस्कम एल्गम देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। वैसे तो मेडिसिन बहुत सारी है, अमाइल नाइट्रोसम भी है हमारे पास, वो ऑल्फेक्शन में दो तो तुरंत काम करती है, अगर कोई कोलैप्स कर जाए, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम सोच सकते हैं सडन कोलैप्स के केसेस के अंदर। और वैसो और ऐसी सडन जो मतलब बिल्कुल पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसमें अगर आप सडन में एड्रेनलिन 6x 3x बहुत अच्छा काम करती है, अगर तुरंत आपको वैसो कंस्ट्रिक्शन पेशेंट में करनी हो। वैसे तो सबकी इतनी इमरजेंसी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन इन सब चीजों को सीख लेने से क्या होता है कि कई बार हमें कहीं भी काम आ सकती है, हम किसी शादी में जा रहे हो और हम किसी को मदद कर सके, हम किसी रिश्तेदार के जा रहे हो, कोई क्लोज हो जो हम पे ट्रस्ट करता हो, उसको मेडिसिन दे सके। तो अगर हम जानते होंगे तो हम पहली बार नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरी बार में तो दवाई दे देंगे अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो ये थे एक मतलब थेरेपेटिक्स हमारे, जो हमारे पास बहुत अच्छे हार्ट के हैं, जिसमें हम अगर और ध्यान दें और रोज माइंड में रखें तो हम काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमारे पेशेंट को फिर कहीं से आयुर्वेदिक की वो नहीं खानी पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग, और एलोपैथ जब वो हमसे रिप्लेसमेंट मांगते हैं कि एलोपैथिक ना लेनी पड़े, तो कुछ केसेस में हम भी जो है उनको ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास है मेडिसिन। बस इतना ही था मेरा डिस्कशन। आप बताओ। ये ये जितने मेडिसिन थे सब, बहुत से मेडिसिन तो हम खुद पहली बार नाम सुने हैं और सीखने मिल गया बहुत इजीली आपसे। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही रेयर सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन हुआ है, और अभी मोस्टली ये सब बात आपका सही है कि जैसे हार्ट का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहा है पोस्ट कोविड के बाद, मेंटल ट्रॉमा के, ये इतना डर बैठा हुआ है इस माहौल की वजह से कि लोगों के मेंटल बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मेरी सिम्टम हुई थी मुझे, अभी क्या हो रहा है एक्चुअली 172 वेरिएंट है इसका कोविड का, जिसमें कि सिर्फ कुछ की रिपोर्ट में पॉजिटिव आ रहा है। अभी का रिसर्च का पेपर में आया है कि 60% ऑफ द कोविड सिम्टम्स का रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन कोविड है, उसको कोविड रह रहा है, लेकिन 60% लोग का रिजल्ट नहीं, सिर्फ 40% का पॉजिटिव आ रहा, बाकी सब का, लेकिन सिम्टम वही, लेकिन वेरिएंट इतना अलग अलग कैरेक्टर में आ रहा है। तो मुझे जब हुआ तो पापा ने लास्ट मुझे थूजा दिया था कि एकदम पर्टिकुलर दिन के वक्त डे टाइम में 99.6 फीवर आ जा रहा, वो अपना 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू रह रहा है।
वो टूटी रहनी है वो। फिर उसके बाद से वो 3 साढ़े 3 से शुरू होता है, पूरा रात 8 9 बजे तक 3 मिनट। रहता है। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि बहुत 9 तक रह रहा है। अब क्या होता है कि पापा बहुत ज्यादा परेशान है हमसे, इसलिए कि बोले बहुत ज्यादा तुम पढ़ लिए हो, तो इस वजह से वो ज्यादा हमसे परेशान है। अब 9 बजे तक 8 9 बजे तक रह रहा है, तो मैं थोड़ा लाइकोपोडियम का कुछ कुछ सिम्टम भी मुझे लग रहा था। तो पापा बोले नहीं, डे एग्रीवेशन साइकोसिस का कितना बैकग्राउंड उसका डीप है, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि ये वक्त एग्रीवेशन हो रहा है, लेकिन साइकोसिस बैकग्राउंड है और क्या क्या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो बोले थूजा लो, तो उन्होंने थूजा दिया था मुझे 3 डोज करके। उसी वही लेने के बाद से मेरा सारा सिम्टम ब्रेक हुआ। वो फीवर आना ही टूट गया 2 दिन के 1 दिन के अंदर, वो ब्रेक। उसके बाद अब पोस्ट सिम्टम हो गया। अब कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी मेंटल ये चल रहा है, एक्सर्शन चल रहा है, इसके वजह से कोई अदर अदर सिम्टम मुझे आ रहा है। कभी सर्दी इजली लग जा रहा है, थोड़ा थ्रोट का इन्फेक्शन हो जा रहा है। अब पापा ने मुझे क्या मेडिसिन दिया ना, जादू की तरह वर्क किया है वो। जब मैं पूछ रहा हूँ कि पापा क्या मेडिसिन है, वो मेडिसिन नहीं बता रहे। बोले मेडिसिन हम नहीं तुमको बताएंगे, सही तुमको कर रहे हैं बताएंगे वो। तुम, हाँ, बोले तुमको बताएंगे, तुम उसमें पढ़ोगे, इसमें देखोगे क्या सिम्टम तुम्हारा रिलीफ हो रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है, क्या रिलीफ हो रहा है, तुम फट से हमको मेडिसिन चेंज करवा दोगे, तुमको रिलीफ हम्म। है कि नहीं। तो हम बोले कि हाँ। बोले बस और पूछो मत। तो इतना मैजिकल रिजल्ट आ जाता है पोस्ट कोविड। कल रात का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ मैम, इतना जबरदस्त। मेरे रिलेटिव्स है, रात में पौने 1 बजे उनके बेटे का कॉल आया कि आ जाओ थोड़ा देखने के लिए, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा, उनको घबराहट बेचैनी बहुत हो रही है। तो हम्म। मैं बोला कि ठीक है, तो मैंने पापा को डिस्टर्ब नहीं किया कि रात हो रहा है इतने में वो और परेशान होंगे, तो फिर मैं निकल गया उसको देखने के लिए। तो फिर जब मैं गया वहां, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उनको कोविड हो चुका था, कोविड का सिम्टम था उनको, पहले कोविड हो चुका था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या सिम्टम है। बोले पता नहीं, कुछ दिन से घबराहट ऐसी रात से हो रही है, और आज थोड़ा ज्यादा मुझे हो गया, बहुत घबराहट रह रहा है। हम बोले, तो फिर मैं देखा, मैंने बोला और क्या सिम्टम। बोले पैर में बहुत जलन रह रहा है, पूरा आग जल रहा है मेरे पाँव में। ठीक है, तो मैं फौरन घड़ी पे देखा टाइमिंग, 12:30 बजे, ये मिड नाइट एग्रीवेशन इनको स्टार्ट। हम बोले ये कब हो रहा है, बोले 2 3 दिन से यही रात के वक्त इसी वक्त से शुरू होता है। और एक चीज पापा का क्लिनिकल बहुत ऑब्जर्वेशन है मार्क, कि आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा, वो एक पिलो नहीं 4 5 पिलो लगा के सर के ऊपर एकदम करके सोएगा, ये पापा का। और जब मैं उनके बेड पे जाके, क्योंकि मेरे रिलेटिव से मुझे जाके देखना पड़ा, तो जाके देखा वो 4 पिल्लो रखा हुआ था, वो वैसे ही सो रहे थे। और जब मैं उतनी देर 15 20 मिनट में डिस्कस किया, उनको कंसोल किया ऐसे, तो उसमें देखा पानी वो 2 3 बार पिए, थोड़ा सा एक सिप लेके फिर रख दिए। हम्म। तो उतना ऑब्जर्वेशन, तो मैंने उनके बेटे को बोला कि चलो अब मैं एक दवा देता हूँ, आप ला के उसको दे दो। आर्सेनिक 200 का 1 सिंगल डोज, सिर्फ एक डोज मैंने दिया, पापा से पूछा भी नहीं, पापा को डिस्टर्ब भी नहीं किया, एक सिंगल डोज। अब फिर ये सब टेंशन आ जाती, तो फिर नींद नहीं आती रात में। तो मैंने फिर 1:30 बजे उसको कॉल किया कि क्या है, बोले वो तो सो गए। वन सिंगल डोज ऑफ आर्सेनिक 200। हाँ, आई तो कैन अंडरस्टैंड, बहुत बिल्कुल सही। क्लियर कट वो अपने आप को बता रहा है कि मैं आर्सेनिक हूं, मुझे आर्सेनिक दो। मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे एंजाइटी है, मेरी जलन हो रही है पाँव में, मुझे पानी की प्यास थोड़ी थोड़ी है, मैं ऊंचे पिलो लेके सो रहा हूँ। और इससे ज्यादा आर्सेनिक अपने आप को क्या इंडिकेट करेगा। बिल्कुल सही है। पता है, ऐसा कोई सिम्टम मिल जाता है ना, मेरे भी रिलेटिव्स को, मैं अगर मेडिसिन लेने जाती हूँ, कोई ऐसा सिम्टम मिल जाता है ना, मुझे ना स्माइल आ जाती है। तो बोलते हैं हमने देखा है कि तू हमारे जब इलाज करने आती है ना, तुझे हंसी बहुत आती है हमारे हाल पे। मैंने कहा नहीं, मैं हैरान होती हूँ कि आपने मेरी किताब कब पढ़ी है, ये बताओ। हम्म। आपने मेरी किताब कब पढ़ी है, आप तो वही बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप ऐसे? तो कई बार ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि इसने पढ़ी तो नहीं है वो किताब। पेशेंट बिल्कुल, एलेंस ने तो कमाल ही लिखा हुआ है वैसे, वो बहुत ही पेशेंट कई बार बिल्कुल सेम देते हैं सिम्टम्स। और जैसे मेंटल पेन पे मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ टेरर का और फियर का और इफेक्ट ऑफ कोविड नहीं है। जो लोग बच गए हैं उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या फैसले लिए, और वो मर गए, वो गिल्ट में भी शॉक में पड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। मेरे पास एक पेशेंट है, वो ऐसे, बिल्कुल। वो बार बार ऐसे चली जाती हूँ, तो वो उस फेज में चली जाती है कि वो डिसीजन क्या लिया था दोबारा देखती है, उसको फ्लैशबैक आ जाता है कि क्या हो रहा था क्या नहीं होता, शी इज नॉट इन द प्रेजेंट। इतना शॉक लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब कि मेंटली तो हरास्ड है दुनिया।
हाईएसएमएस से ठीक हो रहे हैं, जेसीमियम से ठीक हो रहे हैं लोग, ओपीएम से ठीक हो रहे हैं लोग, कैलकेरिया से ठीक हो रहे हैं लोग, घड़ियां छुपा रहे हैं अपने घर की उठा उठा के लोग, क्योंकि वो सो नहीं पा रहे। बिल्ली चेक करने जा रहे हैं डंडा लेके कि वो घुस गई होगी घर के अंदर। नींद नहीं आ रही तो ये ध्यान रह रहा है कि बिल्ली आ रही है घर के अंदर, और कोई चोर तो नहीं आ गया, क्योंकि अब घर में सब मर गए, एक ही रह गई लेडी। तो लोग, people are running towards homeopathy, and I should tell everyone, be ready with your therapeutics. टाइम आ गया खेलने का, बॉल आएगी, बस टक 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 खेलो और बस तैयारी रखो। तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी के लिए बहुत बेस्ट टाइम आने वाला है, एंड होम्योपैथी इज हाँ गोइंग टू बी बिल्कुल, द ये बात मेडिसिन तो ऑफ सही फ्यूचर फॉर है। श्योर। बस मैंने इतना ही शेयर किया, ये मैं चल रहा था, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ कि मैं देखती रहूं चीजें साथ साथ। और एक एक चीज एक और बोलेंगे मैम, जो आप एसिटिक एसिड आपने बताया है, उसमें आपने बताया कि बेटर ऑन बेली, पेट के बल सोना पसंद करेगा। एक केस पापा का मैंने देखा था, एक लेडी थी, उसको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग का 3rd मंथ के करीब था, और वो सिर्फ एब्डोमेन के अकॉर्डिंग सोती थी, लाइंग ऑन एब्डोमेन था, वो पेट के बल ही उनको रिलीफ मिलता था। तो पापा ने उस टाइम प्रिस्क्राइब किया था उसे पोडोफाइलम। पोडोफाइल, मैं परेशान। अब मैं, अब पोडोफाइलम मतलब स्टूल। अब मैं उसको बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको स्टूल होता था, आपको स्टूल होता था, पेट का आप गड़बड़ी है, सोच कुछ लो कि ऐसा है। लिवर का पता चलेगा कुछ। हाँ, कुछ नहीं मिला। तो मैं पापा से बोला, पापा पोडोफाइलम। बोले खोलो पोडोफाइलम, उसमें देखो क्या लिखा हुआ। इन द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बेटर लाइंग ऑन बेली। एक माँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बच्चे। वो सारा चीज कॉन्शियस छोड़ के अनकॉन्शियसली वो पेट के बल में सोती जाके सो नहीं रही है है। कई क्यों? बार। क्योंकि उसको आराम मिल रहा है, लाइंग ऑन बेली। तो पापा बोले 2 मेडिसिन याद रखना, पोडोफाइलम एंड एसिटिक एसिड, ये 2 मेडिसिन है। अब पापा ने एलेंस की नोट में पढ़ाया, वो 3rd ग्रेड में लिखा हुआ है, ना एलेंस में बोल्ड में लिखा हुआ है, ना एलेंस में टैलिक में लिखा हुआ है, ना मॉडिलिटीज में लिखा हुआ, कहीं नहीं, ये 3rd ग्रेड में। तो पापा बोले कि देखो, 3rd ग्रेड एलेंस का जो है, बड़े बड़े बुक का 1st ग्रेड का सिम्टम होता है। तो सोचो कितना, तो बोल्ड और इटैलिक का क्या इंपॉर्टेंस है एलेन का। जब 3rd ग्रेड में ऐसा प्रिस्क्राइबिंग होगा, तो 1st ग्रेड का उसका क्या प्रिस्क्राइबिंग होगा। तो ये ब्यूटी, ये रेयरनेस ऐसी टीचर लोग के साथ देखने से मिलता है, और दिखा देते कि ये देख लो। अब लाइफ में तुम्हारे कभी, जैसे आपने कहा था अभी एक बात, कि सर की वो बातें मैंने सुन के रखी है, लेकिन अब समझ आती है। तो वही चीज हम लोग सुन तो लिया है, अब कभी दिखने ऐसा मिल जाएगा तो वो सबसे पहला क्लिक वही आएगा, ये ऐसा करके दिखा दिया उन्होंने। मैं तो उनकी बात क्या, मैं डॉक्टर गोसाई की क्लिनिक में जाती थी, बहुत सारी बातें वहां पे भी होती है, सर ऐसे क्यों से करे, अभी देखो। और मैं अभी क्लिनिक में बैठी हुई थी, और मुझे अब समझ में आई ये कह रहे थे सर। सही बात। मैंने कहा तब मुझे समझ आ ही नहीं सकती थी तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उसमें। पर मैंने बिल्कुल। शुक्र है देखा हुआ, थैंक गॉड। आज गुरु पूर्णिमा में मैं कह रही हूँ, आई हैव बीन वेरी लकी, थैंक गॉड। मेरे को तो सर मिले, उन्होंने मुझे दिखाया रास्ता, सब कुछ चला गया लाइफ में। एक मुझे ये चीज है, ये मुझे ऐसी चीज उन्होंने दे दिया कि जो देखना सिखा दिया, एक पढ़ने का तरीका, एक रास्ता, मतलब कि मोर देन ए प्रोफेशन इट हैज बीन बिकम अ पैशन टू मी। और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो सही में होम्योपैथी से आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनते नहीं हो आप, डॉक्टर ही बनते हो अच्छे से करो तो। लेकिन एक चीज मैम, आप जो डॉक्टर बोली, हम होम्योपैथिक इंसान को जो डॉक्टर बनते हैं उसको डॉक्टर नहीं फिजिशियन बोलते हैं। क्योंकि हेनेमेन जो है, कभी भी डॉक्टर का वर्ड या डॉक्टर की बातें नहीं कहा। होम्योपैथिक कोई भी हाँ, डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, फिजिशियन, वो फिजिशियन है। फिजिशियन इज अ पर्सन हु नोज द फिजिक्स ऑफ द बॉडी, की आयंस और बिल्कुल। पूरी हेड टू टो। वाह। अरे बिल्कुल। हमारे कॉलेज में ना टीचर्स ऐसे डांटते थे हमें, पंकज सर बोलते, इधर आओ, तुम क्या डॉक्टर बनने आए हो, डॉक्टर बनने आए हो, हम्म। हैं पढ़ना लिखना नहीं है तो बोलते नहीं नहीं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो बस ऐसे ही है, देखो कोशिश जारी है। मुझे तो लग रहा है हर दिन जी, इतना पढ़ना पड़ता है कि मैं संडे को भी, मेरे बच्चे बिल्कुल। मूवी देख रहे थे और मैं पढ़ रही थी किताब, मुझे लगता है कि मैं बुक पढ़ लूं। चलो थोड़ी देर हो गई, घूमने जा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो भी मैं बोगर रख लेती हूँ। चलो क्या पता कुछ अच्छा मौसम बने बिल्कुल। तो मैं एक रेमेडी पढ़ लूं, ज्यादा समझ में आ जाए, एक लाइन और पता चल जाए। जी जी। ठीक है। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा रहा डिस्कशन। और हार्ट से रिलेटेड बहुत से नए नए मेडिसिन भी जानने मिले, और लोगों के बहुत से क्वारी या कंपैरिजन भी अब क्लियर हो गया होगा, डिजिटलिस कब देना है, कैल्मिया कब देना है, क्रेटिकस कब देना है। तो इस तरह से ये हाँ, सब चीज
हम बहुत लोगों ने एक्चुअली वो इतना करते थे तो वहां पे हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा, रिजल्ट भी देखा है। पर लॉन्ग रन में कैसा था कैसा नहीं, हाँ वो 2 3 6 महीने मैंने देखा कि नहीं है रिजल्ट। तो वो सही। हमें यही बोलते थे कि तुम अपनी ऐसी रिसर्च करो कि तुम ये बताओ कि तुमने कैसे किया। उनको पता था कहाँ कहाँ बेटर है, एलोपैथी के बजाय, होम्योपैथी के बजाय टिंचर्स। तो वो कह रहे थे कि तुम लोग करके इसको कहीं पे पब्लिश करो। बाकी बाकी आगे चाहे तुम दो अपना एवोगैड्रो नंबर से नीचे, चाहे एवोगैड्रो नंबर से ऊपर, पर इसे पब्लिश तो कराओ। बिल्कुल। ठीक है। और क्रेटिकस का भी ये है मैम, एक पापा का केस था 70% ब्लॉकेज, कोरोनरी हार्ट डिजीज उसको था 70%, डॉक्टर देख दिया 70% ब्लॉकेज उसका। उस टाइम एडमिट हुआ, सारा चीज निकाल के दिया। पापा बोले, मेरे रिलेटिव का जानने वाले थी, मतलब कि पापा की बहुत क्लोज थी, तो उसकी बेटी को समझा कि घबराओ मत, ये सारा चीज। 8 साल हो गया उसका क्रेटिकस चल रहा है, अभी भी थोड़ा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज क्लियर हो गया उसका, जो 70% ब्लॉकेज था वो क्लीन हो गया। कितना अब बहुत मत इजिली, बल्कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कभी भी ये नॉनवेज कोई भी चीज नहीं खा सकती, वो डेली नॉनवेज खाती है, उसको रोक नहीं सकता। अरे अर्कम, शायद सर को भी याद होगा, हमने डॉक्टर के साथ एक बहुत बड़ा वर्कशॉप किया था नेशनल लेवल का। तो उसमें सर को बुलाया था, सर किसी वजह से नहीं आए थे। होम्योपैथी पर्सपेक्टिव से कार्डियोलॉजी के उसमें बुलाया था हमने, हेल्थ मेला में। तो तब एक ना डॉक्टर जसवंत पाटिल है, मुंबई से आए थे। ही इज एन एलोपैथ चेस्ट स्पेशलिस्ट कन्वर्टेड। तो उन्होंने 90% अपने जो ब्लॉकेजेस के केसेस ये होम्योपैथी से ही ट्रीट करके उन्होंने प्रेजेंट किए थे। और वो कह रहे हैं मैंने अपना आईसीयू बंद कर दिया है, आईसीयू जैसी कोई चीज ही नहीं हो, जरूरत नहीं है अगर होम्योपैथी है। ही इज सो वाह। मच प्रो फॉर होम्योपैथी नाउ। एक एलोपैथिक चेस्ट फिजिशियन कह रहे हैं मैं स्टॉन्च एलोपैथ था, मुझे नफरत थी होम्योपैथ से। तो ये है होम्योपैथी चीज, जलवा, जादू कर दिया जी उन्होंने बिल्कुल। उनके ऊपर होम्योपैथी। बिल्कुल। तो ठीक है मैम, बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत थैंक यू ठीक आपको है। आने के लिए, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन इस तरह से हम लोग को सिखाने के लिए। और कितने लोगों का बेनिफिट इस पे हो रहा है, वो बाद में बहुत से लोग यहाँ खुल के नहीं लिखते, बाद में छुप के मैसेज करते, अरे वहां से ये सीखने मिला, ऐसा हो गया। जो चीज है होम्योपैथिक को जब हम लोग खुल के आगे आके बोल रहे हैं, तो आप लोग भी आगे ही आके बोलिए, यहाँ ऐसा हाँ चीज हो जी। रहा है, ये छुपा के बोलने से ये अब हाँ, टाइम नहीं है वो, अब खुल के बोलने वाली टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच।